नमस्ते। आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक कार्य नीतियां, भूमंडलीकरण, इसके प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां। सबको डर लगता है ना इससे, पर आज मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से तैयार हो और आपको इससे भी डर नहीं लगे, ठीक है। और चलो पढ़ते हैं। और ज़्यादा क्या बोलना, अभी तो सिर्फ जितना उतना बोलूँ जितना आपके एग्जाम के लिए काम का है, उतना ही बढ़िया है, ठीक है। अनावश्यक क्यों मेमोरी को ना परेशान करना। चलो हाँ, और कल का वो जो विंड वाला है वो डायग्राम मैं भी सही बना दूंगी। तो आप, मैंने बोली ही सही थी, बनाने में थोड़ी सी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आई शुड करेक्ट टुडे। आज मैं करेक्शन कर दूंगी। पर अभी चलते हैं इनके पास। ये दिखने में तो बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े नाम है, पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन एकदम ईजी है। पढ़ते हैं इसको। चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है ना। तो ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा, फिर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा के ऊपरी क्षेत्रों पर, या फिर मकर रेखा पर। अब मुझे पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे खूब फटाफट के आंसर जो है वो ये है वो है, पर फिर भी मैं एक बार आपको एक चीज समझाऊंगी। ये क्वेश्चन उठाया है हमने 12th NCERT से। कहाँ से उठाया है? आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका सोर्स जो है वो 12th क्लास की NCERT की बुक है। अब देखो, आपको सबको पता है कि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल के अंदर क्या होता है, परतें होती हैं। इसकी वायु की परतों में सबसे पहली परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में पता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोफोस्फेयर। जो ट्रोफो शब्द है ना, ये ट्रोफो शब्द ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है चेंज, बदलाव। क्या होता है इसका मतलब? बदलाव। तो सबसे पहली लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर में, वो क्षोभ मंडल होती है। ये 8 से 18 किलोमीटर में, ये कहाँ से, जमीन से 8 से 18 किलोमीटर तक मिलेगी आपको। इस क्षोभ मंडल के ऊपर आपको मिलेगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या मिलता है? समताप मंडल। इसी समताप मंडल में आपके कौन मिलता है? आपको ओजोन लेयर मिलती है। कौन सी लेयर मिलती है? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर पर मिलेगी आपको। कितने किलोमीटर पर मिलेगी? 15 से 35 किलोमीटर पर। अब ये बात करते हैं कि ओजोन इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो पता है ओजोन क्या है, ओजोन बदमाश है, गुंडा है ओजोन। क्यों गुंडा है? क्योंकि ये जहरीला है। अगर यही ओजोन आप क्षोभ मंडल में डाल दो ना, तो ये प्रदूषक बन जाएगी। लेकिन यही ओजोन आप सही जगह पर रखो, सप्ताप मंडल पर ही रखो, तो ये क्या बन जाएगी? लाभदायक। ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो ओजोन है, इसकी मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ होगी। तो एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाती हूँ। क्षोभ मंडल जो है वो 18 किलोमीटर ऊंचा होता है। किस पर? भूमध्य रेखा पर। और क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर नीचा होता है ध्रुवों पर। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बहुत सिंपल सी वजह से हुआ। क्यों हुआ? बहुत सिंपल सी वजह से। इसके कारण है तापमान। इसका कारण क्या है? टेम्परेचर। ध्रुवों पर, पोल्स पर और भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य भगवान यही बैठे हैं, सूर्य भैया यही बैठे हैं। तो संवन की क्रिया के कारण क्षोभ मंडल क्या कर लेता है? ऊंचाई खींच लेता है। कौन सी क्रिया के कारण? संवन की क्रिया के कारण। इसके ठीक उल्टा 90 डिग्री पर सूर्य भगवान दिखते ही नहीं है। तो कौन सी क्रिया नहीं होती? संवन की क्रियाएं नहीं होती है। और जब संवन की क्रियाएं नहीं होती है, तो ये जो 8 किलोमीटर पर ही सबसे, आप ऐसे आराम से देख सकते हो, 8 किलोमीटर पर आपको क्या दिखता है? क्षोभ मंडल। फिर उसी के नीचे आपको एक घना मोटा आवरण दिखता है। किसका? O3 का। और यही कारण है कि सबसे पहले ध्रुवों पर ही ये पता चला था कि ओजोन लेयर में क्या हो गया? होल हो गया। क्यों? क्योंकि वो नजदीक लगती है। वहां पे अगर खड़े होकर कोई गाना गाए ना, कि वो जो अभी बहुत फेमस है, अक्षय कुमार नहीं, कौन है उसमें, याद नहीं आ रहा अभी, वो गाना गाए ना, तो वो आप ध्रुवों पर गाओ तो वो ज्यादा क्या रहता है? ठीक रहता है। तो कारण क्या है कि ओजोन सर्वाधिक मात्रा में ध्रुवों के ऊपर क्यों पड़ी है? क्योंकि वायुमंडल के परतों की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर क्या है? कम है। और ध्रुवों पर कम क्यों है? क्योंकि ध्रुवों पर तापमान कम पहुंचने के कारण संवन की क्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए आपको ओजोन का डेंसिटी क्या देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहले क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं, याद रखोगे। बार बार मैं आपसे
पूछती रहूंगी। अब कल के थोड़े हिसाब किताब पूरे करते हैं। अब मुझे ये बताइए, पाताल तोड़ कुएं वो आपको ऑस्ट्रेलिया के कहाँ मिलेंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके देंगे कि पाताल तोड़ कुएं जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पढ़ो। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसका क्या कारण है? देखो, जब आप एक बंद कमरे में ऐसे क्या चलाते हो, अंगीठी जलाते हो, कोई भी चीज को क्या करते हो, बर्न करते हो, तो बर्न करने पर क्या बनता है, CO2 बनती है। कौन बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप सोते हो तो आपके सांस के माध्यम से कहाँ पहुंच जाती है? आपके शरीर में। अब जब ये आपके शरीर में जाती है तो आपके शरीर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है तो अंदर शरीर में जाकर ये दो हिस्सों में टूटती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्री ऑक्सीजन में। अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर किससे दोस्ती कर लेती है? हीमोग्लोबिन से, तब बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो HbCO। अब HbCO का जो बॉन्ड है, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है, ये वो दोस्ती है जो नहीं टूटेगी। और जब ये दोस्ती नहीं टूटती है तो आपको टूटना पड़ता है और आप भगवान को क्या हो जाते हैं? प्यारे हो जाते हैं। तो कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जाकर आपके सांस के माध्यम से वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है? जुड़ जाती है और ये परमानेंट बॉन्ड बनता है। ये ऐसी दोस्ती है जो नहीं टूटेगी। इस स्थिति में व्यक्ति को क्या करना पड़ जाता है? मरना पड़ जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी। छोटी क्लासों का क्वेश्चन है। अगला देखो, वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। अब आप सबने पढ़ा है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, 12th क्लास ज्योग्राफी। अब क्या याद रखना है आपको? आपको बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कितने % पर है? 78% पर है। और ऑक्सीजन कितने लेवल पर है? 21% पर है। बेसिकली है तो कितने? 20.95% पर, लेकिन उसको लगभग किसके बराबर ले आते हैं? 21% के। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? ऑर्गन का कितना है? 0.93%। उसके बाद आपको याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 से 0.04 के बीच में रहती है। ये फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। कारण समझाऊंगी कि ये बदलती क्यों रहती है और इसका बदलना ही आवश्यक है, और थोड़ी मात्रा ही इसकी क्या है? आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना ये कितना है? 0.04%। अब रुकते हैं, पहले तो ये बताओ कि ध्रुवों पर किसकी मोटाई ज्यादा है? कौन से परत की ध्रुवों पर मोटाई सर्वाधिक है? पहला आप ये टाइप करेंगे। दूसरा आप ये भी टाइप करेंगे कि हीमोग्लोबिन की पक्की दोस्ती किससे करानी है आपको? जब आप बंद कमरे में अंगीठी जला के सोओगे तो आपका क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, HbCO बनेगा। और इसी की वजह से अगर हम जलाकर सोते हैं तो क्या हो जाते हैं? डेड। क्या हो जाते हैं? डेड। आगे बढ़ जाऊं? चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले में मुख्य हानिकारक धातु प्रदूषक है। तो ऑटोमोबाइल जो भी होते हैं, जितने भी हमारे वाहन हैं, वो क्या करते हैं? फॉसिल फ्यूल पर आधारित है, जैव ईंधन पर आधारित है, पेट्रोलियम पर या डीजल पर? जैव ईंधन पर। जब जैव ईंधन को जलाया जाता है या उसको इंजन में उसका उपयोग किया जाता है, तब उससे क्या निकलता है? बाहर धुआं निकलता है। उस धुएं में आपको मरकरी भी दिखता है, उस धुएं में आपको कैडमियम भी दिखता है, उसमें कॉपर भी दिखता है, और भी बहुत सारी धातु निकलती है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन खतरनाक है धातु प्रदूषकों में? लेड। अब प्रश्न ये खड़ा उठता है कि ये क्यों खतरनाक है और आपको पेपर में क्यों पूछा जा सकता है। आपने वो मैगी वाला, नेस्ले की मैगी वाला विवाद देखा था, पतंजलि और नेस्ले की मैगी वाला विवाद, जिसमें ये कहा गया था कि नेस्ले ने अपनी मैगी में टेस्ट बढ़ाने के लिए लेड डाला है, और जैसे ही उनको पता चला कि लेड डाला है, कोर्ट तक पहुंच गई थी बात। क्यों? क्योंकि लेड जो है, पीबी, सीसा, ये क्या करता है? फूड चेन में, इसमें एंटर करता है फूड चेन में, और फूड चेन में एंटर करने के बाद जिस भी चीज को आप खाते हो उससे ये आपके शरीर में पहुंचता है। और अगर आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए
तो ये बच्चों के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को बढ़ने नहीं देता। नर्वस सिस्टम को क्या करता है बच्चों के, ये खराब करता है। दिल की बीमारियां इससे क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये डैमेज करता है बच्चों के तंत्रिका तंत्र को खराब करता है। इसी वजह से लेड को हटाना जरूरी है, और इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। और यही कारण था कि नेस्ले की मैगी का जो आरोप लगा था कि उसके अंदर लेड है, बाद में नेस्ले ने प्रूव करा कि देखो नहीं है हमारे लेड, हम नहीं बच्चों को कुछ दूसरी चीज खिला रहे हैं। तो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? आपको देखो एक चीज याद रखना, पॉल्यूशन जब भी आए ना तो दुनिया भर में सब चीजें क्या हो जाएगी, पॉल्यूशन के कारक बनने को तैयार हो जाएगी। माइनिंग, खनन से जल और मिट्टी दोनों का प्रदूषण होता है। आप खनन गतिविधि करोगे, आप खोदोगे, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली जो उपजाऊ लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो मिट्टी का पॉल्यूशन हो गया ना। खनन से कुछ धातुएं बाहर निकलेगी, वो धातुएं पानी में मिलेगी और किसको प्रदूषित कर देगी, पानी को। अगला देखो थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में आप किसको बर्न करोगे, कोयले को। किसको बर्न करोगे, कोयले को। और कोयले को बर्न करने से प्रदूषण होगा। कैसे प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण कैसे होगा, कोयले को बर्न करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। इससे ऊपर जाकर क्या होगा, एसिड रेन वाला इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली जो महासागरों का पानी है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो तापीय शक्ति ग्रह भी होंगे। फिर कृषि उद्योगों से भी जल और मृदा प्रदूषण क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑल। अब रुकते हैं एक बार और। पहले तो ये बताओ कि ओजोन की जो मोटाई है वो मैक्सिमम कहाँ होगी। सबसे पहले तो ये बताओगे कि ओजोन की मोटाई मैक्सिमम कहाँ होगी। फिर ये बताओगे कि हाँ लेड क्या है और लेड क्यों याद रखना आपको आवश्यक है। फिर आप मुझे ये भी बताओगे कि HbCO से क्या होगा। अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बनने के कारण ये बॉन्ड बहुत मजबूत बनेगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इजी टॉपिक है। अब देखो ताजमहल की सुंदरता को किससे खतरा है ना। ताजमहल की ब्यूटी को कौन स्पॉइल कर रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो ये ताजमहल की सुंदरता को खतरा किससे है। ताजमहल की सुंदरता को खतरा है सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे खतरा है, सल्फर डाइऑक्साइड से। अब कैसे है ये देखो, आपको पता है वर्षा होती है, बारिश थोड़ी सी अम्लीय ही होती है। कैसे, क्योंकि जब बारिश होती है ना उसमें ऑलरेडी क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल मिला हुआ होता है। कौन मिला हुआ होता है, कार्बोनिक अम्ल। अब ये जो नेचुरल रेन जिसमें कार्बोनिक अम्ल मिला हुआ होता है उसका pH कितना होता है, 6। तो इससे क्या नहीं होता, इस pH 6 में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ है, औद्योगिकीकरण का जोर है, औद्योगिकीकरण का बहुत जोर है। हम मर्जी है जितनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी के साथ क्या निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या निकल रहा है आपका, नाइट्रस डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, सूर्य की हीट लेकर, सन से हीट लेकर ये टूटती है OSO में, ये भी टूटता है ONO में, और ऊपर कौन मौजूद है, OCO। अब ये दोनों कंबाइंड होते हैं, ये दोनों कंबाइंड होकर बनाते हैं SO4। क्या बनाते हैं, SO4। और ये सब कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, NO3। अब ये SO4 और ये NO3 पानी के मॉलिक्यूल से क्या बना लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं पानी के मॉलिक्यूल से। और फ्रेंडशिप करने के बाद जो बादल बनते हैं, उन बादल में पानी के साथ कौन मौजूद है, H2SO4 और HNO3 मौजूद है। अब जब बारिश होगी तो बारिश की pH कितनी आएगी, 3। अब ये जो pH 3 है यही क्या है, एसिड रेन है। अब भला ताजमहल की सुंदरता कैसे खराब हुई, तो देखो ताजमहल की सुंदरता इसलिए खराब हुई क्योंकि ताजमहल जो आगरा में स्थित है उसके पास थी मथुरा रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी थी, मथुरा रिफाइनरी। इस मथुरा रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा मात्रा में SO2 और NO2 बाहर निकली, और जाकर इन्होंने ऊपर हवा में पहले तो रिश्ते पता है किससे बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड से।
फिर रिश्ते किससे बनाए, H2O से बनाए, और बनाने के बाद इनसे जो बादल बने वो एसिडिक थे, और फिर जो बारिश हुई उसकी pH कितनी आई, 3, और जब pH 3 आई तब उसे क्या कहा, एसिड रेन कहा। तो ताजमहल की सुंदरता को खतरा एसिड रेन से है, और एसिड रेन जो है वो किसकी वजह से हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड के ज़्यादा एमिशन की वजह से हो रही है। तो समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब आप पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, अपशिष्ट का उत्सर्जन घटाकर, कि जो भी आपने कचरा बाहर निकाला है उसके उत्सर्जन को घटाकर, उद्योग विकास बढ़ाकर, अपशिष्ट खुले में फेंककर, या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है रोका जा सकता है। अब अगर आप ये कह दो अपशिष्ट में खुले में फेंक कर तब तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, और उपरोक्त सभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उद्योग विकास को बढ़ाकर, उद्योग बढ़ाओगे तो फिर से प्रदूषण क्या होगा, बढ़ेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारा सही आंसर क्या है, अपशिष्ट का उत्सर्जन घटाकर। किसका उत्सर्जन घटाकर, अपशिष्ट का, कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको आप, उनके अगर उत्सर्जन को आप रोक दो तो आपका क्या रुक जाएगा, प्रदूषण रुक जाएगा। अब फिर से एक बार रुको, फिर से बताओ कि ध्रुवों की मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ठीक है। फिर से बताओ कि आपको जो ऑटोमोबाइल है, वाहन है, उससे सबसे ज्यादा मेनली जो है वो कौन सा धातु प्रदूषक बाहर निकलता है। फिर आप मुझे ये भी बताओगे कि CO और हीमोग्लोबिन साथ में जुड़ जाते हैं, पक्की दोस्ती कर देते हैं, तो क्या बनता है और उसकी वजह से किस चीज को खतरा है, ठीक है। फिर आप मुझे ये भी बताओगे कि जो ताजमहल है ना, उसकी सुंदरता को किसने खराब करा, तो कौन है वो दोषी व्यक्ति, है ना, ताजमहल के लिए दोषी व्यक्ति कौन है, वो दोषी गैस कौन सी है, ये भी मुझे टाइप करके दोगे। फिर मुझे ये भी बताओगे कि CO2 का वायुमंडल में कितना % रहता है और फ्लक्चुएट होता रहता है, तो दोनों लिखोगे, ठीक है। इतना कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना होगा। ये टॉपिक इजी है, बस देखने में गड़बड़ लगता है, लेकिन फिर भी आपको बार बार रिवीजन से क्या रखना होगा, याद रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण क्या होता है, ऑक्सीजन में अशुद्धियों में वृद्धि होना। पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसके अंदर इम्प्योरिटीज का जाना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण। इजी क्वेश्चन है, चले आगे। अगला, SO2 प्रदूषण से क्या होता है। अब देखो गौर से, ये आपका पेड़ है, अलग कलर का पेन ले रही हूं मैं, फिर आपको बताती हूँ। ये आपका पेड़ है, इसकी पत्ती है, अब होता क्या है, अंदर नीचे की तरफ मिट्टी के अंदर सल्फर के पार्टिकल्स रहते हैं। किसके पार्टिकल्स रहते हैं, सल्फर के पार्टिकल्स। ये सल्फर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं, और ये सल्फर के पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं पत्तियों के पास, और पौधा छोटे से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटे से बड़ा। सल्फर जो है, जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि सल्फर जो है पौधे के बढ़ने के लिए क्या है, आवश्यक है। अब अगर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है और आपकी कौन सी रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन में ऊपर से ज्यादा मात्रा में नीचे क्या आ रही है, सल्फर। तो ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों के आसपास सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा मात्रा में सल्फर क्या करती है, हानि पहुंचाती है, और इस पेड़ की सारी पत्तियां नीचे क्या करनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है, और लास्ट मोमेंट पर आप देखते हो कि पेड़ बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है, क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो इससे SO2 प्रदूषण से क्या नष्ट हो रही है, आपकी पत्ती नष्ट हो रही है, और पत्ती में क्या मौजूद रहता है, क्लोरोफिल। क्या मौजूद रहता है पत्ती में, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की क्या हो जाती है, डेड। ज्यादा मात्रा में सल्फर क्या करती है, क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है, ठीक है। अगला देखो, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ। तो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 1972 में भारत ने कुछ चीजों को यस बोला था, पॉल्यूशन से संबंधित कुछ चीजों को क्या बोला था, यस बोला था, बोले हाँ मैं करूंगा। उसी का परिणाम रहा कि 1974 में हमें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, अब हिंदी में इसको बोलते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जल प्रिवेंशन रोकना। चलो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, वाटर पॉल्यूशन
एंड वाटर प्रिवेंशन, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ये कब बनकर तैयार होता है? 1974 में बनकर तैयार होता है। कब बनकर तैयार होता है? 1947 में। इसको हिंदी में बोलते हैं जल प्रदूषण रोकथाम नियम। क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण रोकथाम नियम। कब बने थे ये नियम या कानून? 1974 में बने। अब इस कानून से दो चीजें निकली। पहला जो आपको याद रखनी है, पहला सेक्शन 3 के तहत, कौन से? इसी के सेक्शन 3 के तहत, इसी के सेक्शन 3 के तहत क्या बना? पता है क्या बना? CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है वो कौन से नियम से बना है? जल प्रदूषण जो नियम था ये वाला, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 वाला, उससे बना। सेक्शन कौन सी थी? सेक्शन 3 थी। अब इसी की सेक्शन 4 से, इसी के सेक्शन 4 से आपके स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना। जैसे राजस्थान में भी है ना, तो वो भी इसी एक्ट के तहत बना था। तो सेक्शन कौन सा था? 4। तो समझ में आया आपको कि जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब होता है? 1974 में होता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन भी कब होता है? 1974 में होता है। राज्यों के प्रदूषण बोर्डों का भी निर्माण किस एक्ट के तहत किया गया है? इसी एक्ट के तहत किया गया है। अभी फिर से देखो, फिर से सुनो कि 1972 में इंडिया ने कुछ पर्यावरणीय चीजों को क्या कहा? यस कहा था कि हाँ ठीक है, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। इसी चक्कर में उन्होंने सबसे पहले 1974 में, कब? 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम लाए। क्या लाए? जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम लाए, एक्ट लाए। इसी एक्ट के तहत क्या क्या बनता है? सेक्शन 3 के तहत क्या बनता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या बनता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सेक्शन 4 के तहत क्या बनता है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और क्या बनता है? जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो याद रखना है, सेक्शन भी पूछे तो याद रख लेना। 3 में क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। 4 से क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों पर स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? देखो इसकी थोड़ी सी आपको कहानी सुनाई जाएगी क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपका एक बेस बन जाएगा। देखो हुआ क्या था, 1962 था ना, 1962 में बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गई वायुमंडल में। किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई? CO2 की ज़्यादा मात्रा बढ़ गई। अब CO2 की मात्रा जब ज़्यादा 1967 में जब CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो 1968 में UN ने कहा कि यार ये तो चिंता का विषय है, अगर बहुत ज़्यादा CO2 ऊपर चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, पृथ्वी का क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तब इन लोगों ने कहा कि अब तो बातचीत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बातचीत, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए तो सिर्फ एक अर्थ ही है। गौर रखना इस बात पर कि हमारे पास रहने के लिए तो सिर्फ एक पृथ्वी है और तो कोई दूसरा ग्रह ही नहीं है जहां हम रह सकते हैं। तब इन लोगों ने तय किया कि हम 5 से 16 जून 1972 को सभी लोग मिलेंगे। क्या करेंगे? हम सभी लोग मिलेंगे। अब भला मिले कहाँ? तो इन्होंने कहा अपन ऐसा करते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में। तो ये सब लोग 5 से 16 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं और मिलकर बातचीत करते हैं। किस पर? मानव और पर्यावरण पर। किस पर? मानव और पर्यावरण पर। और पता है इसकी थीम क्या होती है? थीम जो ये बात यहाँ बोल रहे थे कि रहने के लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी है। तो थीम होती है ओनली वन अर्थ। थीम क्या होती है? ओनली वन अर्थ। यही कारण है कि आपका 5 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस पर्यावरण की स्टॉकहोम वाली कब शुरू होती है? 5 से 16 जून 1972 को। इस पूरी की पूरी बैठक में सब लोग बैठते हैं, बैठ के मस्ती से बातें करते हैं और इस बातों का कुछ ना कुछ क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है।
इस पूरी बैठक के लास्ट दिन वो कहते हैं कि हमें UNEP नामक एक संस्था बनाने की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से कौन सी संस्था का जन्म हुआ। तो कौन सी संस्था का जन्म हुआ? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस सम्मेलन का आउटपुट क्या निकला? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इस UNEP की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ये जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका नैरोबी केन्या में। कहाँ है? नैरोबी केन्या में। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, RPSC आपसे ये भी पूछ सकती है कि इस कॉन्फ्रेंस में कितने देशों ने भाग लिया? 122 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 122 देशों में। और कुल 26 जो सिद्धांत थे वो क्या किए गए? इसमें दिए गए। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, गौर से सुनो कि ये सब लोग 1967 में बहुत ज़्यादा क्या दे देते हैं, ऊपर CO2 दे देते हैं। तो 1968 में UN दादा आते हैं। UN दादा कहते हैं कि अरे बदमाश लोगों, तुमने तो ऊपर इतनी CO2 भेज दी है, गर्मी बढ़ जाएगी ना पूरे पृथ्वी की। तब कहते हैं कि नहीं नहीं, गलती हो गई। कि गलती की बात नहीं, अब मिल बैठ कर क्या की जाएगी? बात की जाएगी। ये बात कब की जाती है? 5 से 16 जून 1972 को। और कहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए? स्टॉकहोम, स्वीडन में। कितने लोग जा रहे हैं? 122। कितने जा रहे हैं? 122। और जाकर कहते क्या हैं कि मनुष्य का पर्यावरण से गहरा रिश्ता नाता है और रहने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या है? एक ही पृथ्वी है। सही बात है, अगर इसको ही बिगाड़ दोगे तो कहाँ रहोगे? और फिर फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि ये पृथ्वी को खराब नहीं करना है, इसलिए 26 प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, है ना। कितने प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा? 26 को। और एक संस्था बना दी जाती है जिसका नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में। याद रह जाएगी सब बातें। आगे बढ़ूं। लोक कल्याण की दृष्टि से 10 पुत्रों के बराबर का महत्व किसको दिया गया है? तो 10 पुत्रों के बराबर का महत्व किसको है? आके वृक्ष को है। अब फिर से पेज खाली पड़ा है, तो फिर से पहले ये बताओ कि ध्रुवों पर किसकी मोटाई ज्यादा है? कौन ध्रुवों पर मैक्सिमम मोटा है? ये बताओगे। फिर बताओगे कि जल प्रदूषण बोर्ड जो है वो कौन से एक्ट के तहत और कब बने हैं? साथ में यही बताओगे कि जो जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम है, 1974 का, उसके सेक्शन 3 के तहत क्या बना है? उसके सेक्शन 4 के तहत क्या बना है? फिर ये बताओगे कि 5 से 16 जून 1972 को कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये टाइप करोगे। कौन सी जगह पर कॉन्फ्रेंस हुई थी? उस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? ये भी टाइप करोगे। कितने देशों ने भाग लिया? ये भी टाइप करोगे। फिर ये भी टाइप करोगे कि उस कितने सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा। और फिर ये भी टाइप करोगे कि उस संस्था का नाम क्या था जो इसके लास्ट में बनकर बाहर निकली थी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से, कुछ लोग नए हैं उनको आंसर बता देती हूँ। यहाँ आंसर होगा आपका CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ आंसर होगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ आंसर होगा स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, और यहाँ आंसर होगा ओनली वन अर्थ। क्या होगा? ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी है रहने के लिए सिर्फ। फिर कितने लोग थे? 122 देश थे। कितने सिद्धांत दिए आपको? 26। और संस्था कौन सी बनकर बाहर आई? आपकी UNEP। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? नैरोबी केन्या में। कहाँ था? नैरोबी केन्या में। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ब्राजील ने जिस नगर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 13 से 14 जून 1992 को हुआ, जिसमें विश्व के 182 राष्ट्राध्यक्षों ने पर्यावरण अपकर्षण का मतलब खराब होना, अपकर्षण को रोकने के लिए हस्ताक्षर किए, वह नगर कौन सा है? देखो कुछ नहीं था। एक तो शीत युद्ध हुआ था। देखो हर चीज के पीछे का कारण समझना चाहिए। एक तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, बस वो खत्म ही हुआ था शीत युद्धों का दौर। दूसरा बर्थडे मना रहा था ये UN कॉन्फ्रेंस अपना 20वां बर्थडे था उसका। कितना बर्थडे था? 20वां। तो हुई कब है वो कॉन्फ्रेंस? 1972 में हुई है। तो 1992 तक वो कितने साल का होगा? 20 साल का ही होगा। तो उसका 20वां बर्थडे था और इस बर्थडे को उनको ढंग से बनाना था। तो जब उनको ये बर्थडे ढंग से बनाना था ना, तो उन्होंने कहा इस बर्थडे वाली पार्टी का नाम रखेंगे हम अर्थ समिट। क्या रखेंगे? अर्थ समिट। और ये अर्थ समिट हम करेंगे कहाँ? रियो दी जनेरियो, ब्राजील में। कहाँ करेंगे? रियो दी
जनेरियो ब्राजील में। अब जब वो लोग यहाँ पर भी बैठकर बात कर रहे थे ना, रियो दी जनेरियो ब्राजील में, तब उन्होंने कुछ चीजें उस वक्त भी फाइनल की जो इम्पोर्टेंट थी। आखिर कोई रोज रोज 20 साल का थोड़ी ना होता है, पहली बार वो 20 साल का हुआ है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो इन लोगों ने बाहर निकाला एजेंडा 21। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिट का आउटकम एजेंडा 21 है। तो कौन सी समिट है ये? रियो द जेनेरियो वाला पृथ्वी सम्मेलन है। तो पहला क्या बाहर आता है? एजेंडा 21। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, याद रख लोगे। तो सबसे पहले बाहर आती है आपकी एजेंडा 21। एजेंडा 21 के बाद वो एक चीज तय करते हैं। वो क्या तय करते हैं, वो गौर से सुने। दूसरी चीज वो ये तय करते हैं कि अब हम हर वर्ष मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम अब तो सिर्फ बर्थडे पे ही मिले हैं, इसके बाद हम कभी मिलेंगे ही नहीं। उसके बाद ये लोग तय करते हैं कि हम हर साल मिलेंगे, और हर साल मिलेंगे तब ये एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ये भी किसका आउटकम है, यहाँ लिख देती हूँ, UNFCCC। इसका भी निर्माण करते हैं और इसका क्या उद्देश्य होता है कि ये हर साल क्या करवाएगी, जलवायु परिवर्तन को लेकर हर साल एक कॉन्फ्रेंस कराएगी। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 1995 में बर्लिन में हुई है, ये भी आप याद रखोगे। कहाँ हुई है? बर्लिन में, जिसको आप कहते हो ना COP फर्स्ट। तो पहली कहाँ हुई है? बर्लिन में हुई है। फिर आप याद रखोगे जैव विविधता को लेकर भी इन लोगों ने क्या किया, काम किया। बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी इन्होंने कुछ चीजें तय करी। तो फिर से सुनो, गौर से सुनो। एक तो शीत युद्ध का टाइम खत्म हुआ था और दूसरा बर्थडे था। किसका बर्थडे था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हुए कितने साल हो गए थे? 20 साल हो गए थे। और चूंकि बर्थडेज आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, रोज रोज कोई 20 साल का थोड़ी ना होता है, तो 20 साल वाले ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए ये सब लोग पता है कहाँ दौड़े? रियो द जेनेरियो ब्राजील गए, वहां जाकर सब मिले। टोटल कितने देश थे? 182। ये सब वहां मिले और मिलकर बैठकर खूब पार्टी की, और उसके बाद उन्होंने तय किए कुछ फ्रेमवर्क। पहला फ्रेमवर्क क्या था? एजेंडा 21। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से क्या निकला? एजेंडा 21। फिर UNFCC को क्या करा इन्होंने? बनाया। फिर जैव विविधता को लेकर भी कुछ नियम कानून तय करे। तो याद रखोगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दोगे कि UNEP किस वजह से बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी टाइप करके दोगे। 26 सिद्धांत कौन से में दिए गए थे, ये भी आप मुझे टाइप करके दोगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रियो दी जेनेरियो। अब मैं आपसे कल का एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ब्राजील में ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होने का कारण कौन सी मिट्टी है, वो आप मुझे जवाब देंगे। अब देखो अगला, सदस्य राष्ट्रों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने में सहायता प्रदान करने व विश्व के संसाधनों के संरक्षण हेतु 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस विशिष्ट अभिकरण की स्थापना की थी? अभी बताया मैंने आपको, किसकी स्थापना की है? UNEP की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं? चलो, आज का टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल से याद होता है ना, इसलिए अपन कोई हंसी मजाक पर ध्यान नहीं लगाएंगे। मस्ती से क्या करेंगे, पूरे दिमाग को इसी में दौड़ाएंगे। वरना मैं बहुत सारी हंसी मजाक कर लेती, आती है मुझे करनी कॉमेडी, पर आज का जो टॉपिक है वो हमसे कंसंट्रेशन की डिमांड करता है, इसलिए आप भी फालतू इधर उधर नहीं घूमेंगे या इधर उधर नहीं बातचीत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान लगाएंगे? बोर्ड पर, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से आए। एक क्वेश्चन भी अगर इससे सही हो गया आपका, तो आपको कंपटीशन में क्या मिलेगी? लीड मिलेगी। और उस लीड को लेने के लिए अभी आपको ध्यान से ये सारी चीज़ें दिमाग में डालनी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड किसके मुख्य प्रदूषक है? ध्वनि के, वायु के, मिट्टी के, या उपरोक्त सभी? अब एक बात बताओ, किसके मुख्य प्रदूषक होंगे? ये मिट्टी के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, मिट्टी के नहीं होंगे, और ध्वनि का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये किसके हैं? वायु के मुख्य प्रदूषक है। चलूं आगे, उससे पहले मुझे बताना कि 20वां बर्थडे किसका था? हम तो गए नहीं, पार्टी में बुलाया ही नहीं अपन को। तो 20वें बर्थडे पर 1992 में कौन सी समिट, अर्थ समिट, कहाँ आयोजित की जाती है? पहले तो ये बताओ कि ये अर्थ समिट, ये पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? पहले तो ये बताओ। फिर दूसरी बात ये बताओ कि इसमें कौन से एजेंडा को निकाला जाता है?
फिर ये भी बताओ कि और किस चीज़ का निर्माण होता है, ये भी ठीक है। ये सारा कमेंट बॉक्स में क्या करके दोगे, टाइप करके दोगे। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो जैसे कि सबको पता है कि सब पूछ रहे हैं कि मैम आप सब्जेक्टिव को पढ़ाओगे या क्या, तो बहुत जल्द सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली है और आपको इधर उधर से पता चल गया होगा। तो हमारा प्लान है कि हम 16 जुलाई से जो है प्रॉपर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बैच शुरू करेंगे। तो आपसे आशा है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर क्या करें, 16 जुलाई से ज्वाइन करें। ये ऑफलाइन बैच की सूचना है आपको 16 जुलाई है। कौन सा जुलाई है, 16, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी जो है वो ऑन बोर्ड है। तो चले, आज तो हमें ध्यान रिवीजन पे रखना है, बस ये सूचना आपको दे दी। देखो फिर आ गई ये कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मानती नहीं है, मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या करती है, इसकी पक्की दोस्ती किससे करानी है आपको हीमोग्लोबिन से इसकी पक्की दोस्ती करानी है। ये शोले पिक्चर का वो गाना गाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और ये दोस्ती नहीं तोड़ रहे ना, इसलिए बेचारे आदमी को संसार छोड़ना पड़ रहा है। तो यह हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जब हीमोग्लोबिन किससे दोस्ती कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से दोस्ती कर लेगा, तो तोड़नी किससे पड़ेगी, ऑक्सीजन से तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर गाना गा रहे हैं 16 पिक्चर का कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो इस चक्कर में, इनकी दोस्ती ना टूटे इस चक्कर में बेचारे आदमी को संसार छोड़ना पड़ रहा है। तो अपन अब आगे चलते हैं। भूमिगत पानी किसकी अधिकता से प्रदूषित होता है। अब आपका पानी जमीन के नीचे है, तो जमीन के नीचे आपको ज्यादा मात्रा में क्या मिलेंगे, खनिज। तो किसकी वजह से ये ज्यादा प्रदूषित होगा, खनिज की वजह से। किसकी वजह से, खनिज। अब रुकते हैं, मुझे बताओ UNFCCC किसका नतीजा था, पहला। फिर मुझे बताओ एजेंडा 21 किसका नतीजा था, ये भी एजेंडा 21 ये भी किसका नतीजा था, कौन सी समिट के नतीजे थे ये दोनों। अभी कमेंट बॉक्स में इसका क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे। अब चलते हैं अपन आगे। चिपको आंदोलन, देखो चिपको आंदोलन जो है वो बहुत फेमस आंदोलन है। जैसे अपने यहाँ खेजड़वी वाला आंदोलन है ना, वैसा ही चिपको आंदोलन है। अब चिपको आंदोलन में क्या होता है, वन अधिकार के लिए लड़ा गया आंदोलन है ये। किस लिए लड़ा गया आंदोलन है, वन अधिकारों के लिए, वन अधिकारों के लिए। और इम्पॉर्टेंट भी है, बॉक्स में दे रखी न्यूज है एनसीईआरटी में, और जो भी न्यूज एनसीईआरटी बॉक्स में देता है वो हमेशा क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। अब जो वन अधिकार है उसको लेकर ये घटना हुई थी, कहाँ हुई थी, चामोली उत्तराखंड में। उस वक्त उत्तराखंड नहीं था बना हुआ, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश ही था। तो चामोली जो उत्तराखंड है वहां पे ये घटना हुई थी। वहां का गांव था रेणी। कौन सा गांव था, रेणी गांव। और ये बात है सन 1973 की। कब की बात है ये, सन 1973 की। तो सन 1973 में आप देखते हैं एक गांव होता है चामोली, उत्तराखंड, उस वक्त उत्तर प्रदेश, और उसमें रेणी गांव के लोग होते हैं। और वन अधिकार अधिनियम 1972 लागू होता है। और ये जो फॉरेस्ट एक्ट लगता है, इससे बहुत सारे आदिवासियों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। तो आदिवासी जो लोग होते हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं करते। रेणी गांव में लोग जो होते हैं, फॉरेस्ट के कुछ लोग, डिपार्टमेंट से कुछ लोग आते हैं, वो इस गांव में पेड़ काटने को लग रहे होते हैं। उस दौरान वहाँ एक महिला होती है जिसका नाम होता है गौरा देवी। और गौरा देवी और उनके साथ 27 और महिलाएं होती हैं गांव की। वो सब पेड़ों से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। इसलिए नाम क्या है, चिपको आंदोलन है। इस पूरे आंदोलन में इन सभी औरतों की मदद करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा। एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है गोविंद सिंह रावत, कॉमरेड है वो गोविंद सिंह रावत। और एक नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, सुना तो होगा, चंडी प्रसाद भट्ट। ये 3 लोग और गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, वहाँ लंबी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे अभियान में गौरा देवी और वो 27 महिलाएं क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। वो पेड़ों से चिपक जाती है और पेड़ों को कटने नहीं देती है। यही चिपको आंदोलन का संबंध किससे है आपके, अब यहाँ देखो टिहरी गढ़वाल लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। ये उत्तराखंड के कौन से जगह पर हुआ था, चामोली जगह पर हुआ था। जो टिहरी गढ़वाल का आंदोलन है वो 1930 का है। कब का है, 1930 का है। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसको क्या कर लेना, करेक्ट कर लेना। तो बहुत सिंपल है, एक कहानी है,
कहानी में आपको याद रखना है कि सरकार एक कानून लाती है 1972 में। उस कानून से किसको तकलीफ है? आदिवासी लोगों को तकलीफ है, उनके अधिकार क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। अब आदिवासी लोगों को वन पर अधिकार शुरुआत से है, इस अधिकार को वो छोड़ना नहीं चाहते, और जब वो छोड़ना नहीं चाहते तो वो कहते हैं हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे विकास के नाम पर। और एक महिला रेनी गांव की गौरा देवी, वो अपनी 27 दोस्तों के साथ उन सारे के सारे पेड़ों से चिपक जाती है। इस पूरे आंदोलन में 3 लोग गौरा देवी की मदद करते हैं, वो है सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये सभी नाम याद रखोगे और चिपको आंदोलन याद रखोगे, और टाइम याद रखोगे कौन सा है? 1973। कौन सा टाइम है आपका? 1973। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला इजी क्वेश्चन है। ध्वनि की मात्रा जो मनुष्य के लिए प्राण घातक है, जो मनुष्य के लिए क्या है? प्राण घातक है। देखो जनरली तो 130 डेसिबल से भी ऊपर चली जाए ना तो घातक ही होती है, लेकिन अब आपको परफेक्ट पूछा है तो 150 से 156 डेसिबल। कितनी? 150 से 156 डेसिबल। तो याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी एक बार मुझे चिपको आंदोलन के नेताओं का नाम टाइप करके दोगे आप लोग, और उसका टाइम भी लिख के दोगे। चिपको आंदोलन का क्या लिख के दोगे? टाइम भी। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? कौन है वो जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलती है? नाइट्रोजन। इसलिए तो ये नकचड़ी है नाइट्रोजन, इसलिए तो नकचड़ी है क्योंकि ये कितने % मिलती है? 78%। ठीक है, चलें आगे। यदि पृथ्वी वायुमंडल की CO2 गैस विलुप्त कर दे, देखो अगर आप पृथ्वी से CO2 को गायब कर दोगे तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा? अब गौर से देखना। देखो सूर्य से तापमान मिलता है, क्या मिलता है? तापमान। अब ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी है, ये क्या करती है? सूर्य से सारे के सारे तापमान को दिन में तो ले लेती है, लेकर वापस क्या करती है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस भेज भी देती है। तो आता है तापमान और वापस क्या कर जाता है? चला जाता है। अगर CO2 ना हो तो पृथ्वी हो जाएगी एकदम ठंडी। क्या हो जाएगी? एकदम ठंडी, सर्दी लगने लग जाएगी। तो फिर क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल बनाया जाता है जो CO2, CH4 और N2O का होता है। किसका होता है? CO2, CH4 और N2O का। ये क्या करते हैं कि जब पृथ्वी रात को कुछ मात्रा में सनलाइट को इमिट, रिफ्लेक्ट करती है, उसको एब्जॉर्ब करके पृथ्वी के चारों ओर एक गोल घेरा बना देते हैं, जिससे रात को सूर्य ना होने के कारण भी पृथ्वी को क्या नहीं लगती? सर्दी नहीं लगती। उसका टेम्परेचर क्या रहता है? मेंटेन रहता है। क्या रहता है? उसका टेम्परेचर मेंटेन। और जब तक पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा सब काम सही लगेंगे। तो अगर आप CO2 को एकदम गायब कर दोगे तो पृथ्वी की सतह का तापमान हमेशा क्या करेगा? पृथ्वी की सतह का तापमान क्या करेगा? घटेगा। और जैसे ही पृथ्वी की सतह का तापमान घटेगा पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और जीवन की गुंजाइश क्या हो जाएगी? खत्म। अब गौर से सुनना, अगर बढ़ जाए तो तापमान बढ़ेगा। जैसे अभी क्या हो रही है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी, और जब पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी तब भी जीवन की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली क्या करना होता है? बैलेंस। क्या करना होता है? बैलेंस। के CO2 का जो मात्रा है वो क्या करना होता है? बैलेंस। और वो बैलेंस करके कितना रखना होता है? 0.03% से 0.04%। ऐसे ही बुद्धा ने नहीं कहा था मध्यम मार्ग का सिद्धांत, जिसमें वो कहते हैं हर चीज का क्या होना चाहिए? मिड लेवल, बैलेंस। तो CO2 जब तक बैलेंस है तब तक पृथ्वी पर जीवन है, जीवन की गुंजाइश है। जब जब इसका बैलेंस बिगड़ेगा, अगर ये कम हो जाएगी तो भी खतरा, और अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ओजोन छेद किस स्थान पर मैक्सिमम है? तो देखो जहां ओजोन की मोटाई मैक्सिमम वहीं ओजोन का छिद्र भी मैक्सिमम। तो ओजोन की मोटाई कहाँ ज्यादा होती है? ध्रुवों पर। इन चारों ऑप्शन में से ध्रुव वाली जगह कौन सी है? अंटार्कटिका। कौन सी है? अंटार्कटिका। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? तो चलो अब मुझे ये बताओ कि जो CO2 है अगर उसका टेम्परेचर उसको आप मात्रा में बढ़ा दोगे तो क्या होगा? अगर CO2 को आप कम कर दोगे तो क्या होगा?
तो देखो अगर आप CO2 बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। किसका, पृथ्वी का। और फिर से जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। अगर आप CO2 का बहुत लो कर देंगे या लगभग खत्म कर देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा और पृथ्वी क्या हो जाएगी, एकदम ठंडी। तब भी जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। आपको CO2 को क्या करवाना है, बैलेंस। क्या करवाना है, बैलेंस। और कितने पे बैलेंस कराना है, 0.03 से 0.04% के बीच में। तो याद रखोगे कि सारा का सारा खेल किसका है, बैलेंस का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हरित गृह प्रभाव। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो गुड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, गुड ग्रीन हाउस इफेक्ट, अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे क्या होता है कि 3 जो लोग हैं, कौन से, मीथेन CH4 और CO2 और N2O, ये तीनों मिलकर पता है क्या करते हैं, पृथ्वी को गर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, पृथ्वी को गर्म, उतना ही गर्म जितना पृथ्वी के लिए आवश्यक है। तो गुड ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होगा, इनकी सारों की मात्रा क्या रहेगी, बैलेंस। अब आपको पता है कि हम विकास के पहिए पर दौड़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री लगाते हैं, ज़्यादा मात्रा में वाहन चलाते हैं। इन सब का क्या इफेक्ट आता है कि ज़्यादा मात्रा में CO2 ऊपर जाती है, ज़्यादा मात्रा में NO2 ऊपर जाता है। और जब ये सब ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अच्छा होगा या बुरा, वो बुरा हो जाएगा। क्यों बुरा हो जाएगा, क्योंकि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, CO2 का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हो कि जब CO2 के सांद्रण में क्या होगी, वृद्धि, उसके कारण टेम्परेचर में भी क्या होगी, वृद्धि। अभी आपको मैंने क्या करा था, थोड़ी देर पहले समझाया था। तो ना तो पृथ्वी का ज़्यादा गर्म होना ठीक है, ना ही पृथ्वी का ज़्यादा ठंडा होना ठीक है। एक ऑप्टिमम लेवल पर उसका टेम्परेचर रहना चाहिए, तभी वो जीवन के लिए फायदेमंद है। अभी फिलहाल ये घटना चल रही है, बैड ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है, जिसके चलते पृथ्वी का टेम्परेचर 21वीं सेंचुरी के लास्ट तक कितना बढ़ने की उम्मीद है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत खतरनाक है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो हरित गृह प्रभाव है ना, इसी का बेबी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, इसी का बेबी पता है कौन है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बेबी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन। तो याद रखोगे। चलो, सूर्य से आने वाली UV रेज से सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ ये ओजोन लेयर है। समताप मंडल में कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर। ये देखो मैं बना रही हूं, ये बना दी मैंने कंप्लीट ओजोन। ये पूरी की पूरी ओजोन है आपकी। ये ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाले UV रेज को, किसको, UV रेज को खा जाती है। क्या करती है, खा जाती है, पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देती है। यही फायदा है इनका, इस पूरे चक्र का यही फायदा है कि ये UV रेज को क्या कर देती है, खा जाती है। इसका ब्रेकफास्ट है, क्या है इसका ब्रेकफास्ट, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों वाला याद है ना आपको, तो ये ओजोन लेयर का ब्रेकफास्ट है कि वो सूर्य से आने वाली UV रेज को क्या करती है, खटाखट खा जाती है। मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही करती है, वो उसको मम्मी से पूछना नहीं पड़ता कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, उसे पता है मुझे UV रेज खाना है। अब अगर छेद हो जाए तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं खाया जा सकेगा। ये UV रेज को कौन झेलेगा फिर, अर्थ। कौन झेलेगी, अर्थ, पृथ्वी झेलेगी। तो याद रखना कि आपकी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, इनको सुरक्षा किससे प्रदान होती है, ओजोन करता है। कौन करती है, ओजोन। इजी क्वेश्चन। चलो, हरित गृह प्रभाव का परिणाम है, अभी बताया था कि बैड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका परिणाम क्या है, उसका बेबी कौन है, ग्लोबल वार्मिंग है। कौन है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। कौन है उसका बैड इफेक्ट पर, वैश्विक तापन है। तो इससे क्या हो रहा है, संसार के तापमान में वैश्विक तापन। अब अगर ये वैश्विक की स्पेलिंग गलत हो जाए तो भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं सीखूंगी ना कि वैश्विक कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो संसार के तापमान में क्या होती है, वृद्धि, बढ़ोतरी। चलो, हाँ, आज एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी आपको। कितने टेस्ट देने हैं आपको,
51। अब ये जो 51 टेस्ट आपको हिंदी पॉइंट पे देना है, इसमें टोटल ये जो टेस्ट है 29 से लेके 30 तक, ये आपके मेजर टेस्ट है जो आपके 19 तारीख से क्या होंगे, शुरू होंगे। अब ये जो टेस्ट जो आपके मेजर टेस्ट है, उसका पहले आपको ये कहाँ देने पड़ेंगे, ऐप पर देने पड़ेंगे। जब आप ऐप पर देकर आएंगे उसके बाद में ये टेस्ट आपको क्या कराऊंगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कराऊंगी। तो अगर किसी ने टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन ना लिया है तो वो जल्दी से क्या लें, सब्सक्रिप्शन लें और इन मेजर टेस्ट को दें, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले पता चले कि क्या है क्या नहीं है। इसमें आपको करंट अफेयर, साइको, जीके सब का मिक्सचर मिलेगा और जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे दिखेंगे। लेकिन ये पहले आपके कहाँ अपलोड होंगे, एप्लीकेशन पर अपलोड होंगे हिंदी पॉइंट पर। तो जिसने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करे और ज्वाइन करके देखें 19 तारीख कभी आ जाएगी। समय बहुत जल्दी भागता है, देखो मुझे भी नहीं पता चला, इतना भाग गया समय। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्या करना, जल्दी से जल्दी ये काम करना। आगे बढ़ जाऊँ, चलो। पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है, वो पूछ रहा है कि कौन सा पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है। मानव जनसंख्या में वृद्धि, वृक्षारोपण, तीव्र वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन। तो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण क्या नहीं है, वृक्षारोपण तो बेचारा निरीह प्राणी, उसका तो कोई, वो तो अपुटा सहयोगी है, वो तो करता ही नहीं है गड़बड़, तो नहीं में यही आएगा, ये तो सही करता है पर्यावरण समस्याओं को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रमुख पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अब बताओ इसकी मम्मी कौन है ग्लोबल वार्मिंग की, तो कौन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ज़्यादा मात्रा में CO2, ज़्यादा मात्रा में CH4, ज़्यादा मात्रा में N2O जो है, जो ग्रीन हाउस गैस है, वो किस में वृद्धि कर देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि कर देते हैं। अब चलते हैं आगे। ओजोन गैस पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ओजोन गैस, सप्ताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, हर एक बुक में, हर एक नोट्स में इन सब को अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड किसको मानना चाहिए, NCERT को मानना चाहिए। तो याद रखना सप्ताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर, कहीं पर 12 से 30 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये हमारी किससे रक्षा करती है, UV रेज से हमारी रक्षा करती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो जब भारत आज़ाद हुआ ना, ये आपका भारत ये आज़ाद हुआ ना, तब इसके बेचारे के दिमाग में एक कन्फ्यूजन था कि मैं कैसी इकोनॉमी अपनाऊं। इसके पास दो मॉडल थे, एक मॉडल था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और एक था साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। और बेचारा भारत यहाँ पे खड़ा होकर लगातार सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ। अब उसने कहा यार पैसा तो है नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो पूंजीवादी के रास्ते तो मैं जा नहीं सकता। साम्यवादी में बहुत ज़्यादा सरकार की दखल अंदाजी थी, इस पर भी वो कह रहा था कि अभी मैं सोचूं। तो इन दोनों को सोच ही रहा था, जितने इसको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसने कहा मिला लेते हैं दोनों को, कुछ गुण किसके ले लेते हैं पूंजीवाद के और कुछ गुण किसके ले लेते हैं साम्यवाद के, और क्या बना दी हमारी इकोनॉमी, मिक्स। क्या बना दी, मिक्स। अब इसके अनुसार आंसर देते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ आगे चलेंगे, जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का क्या होगा, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व होगा, है ना। अगर पूंजी हो तो सिर्फ निजी व्यक्ति की होगी, साम्यवादी में सिर्फ सरकार बल्ले बल्ले करेगी। तो उसने कहा नहीं, हम निजी व्यक्ति और सरकार दोनों को आगे लेकर चलेंगे, इसलिए हम कौन सी इकोनॉमी के मॉडल को अपनाए, मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को अपनाए, जिसमें निजी और सार्वजनिक उद्योग दोनों का क्या होगा, सह अस्तित्व। अब चलते हैं आगे, अवमूल्यन। अवमूल्यन इंग्लिश में बोलते हैं डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। अवमूल्यन, मूल्यन का मतलब कीमत, अव का मतलब घटाना। आपने कभी देखा है, कई बार आप जैसे किसी बड़े आदमी को देख लेते हैं या ज़्यादा जिसकी अच्छी तैयारी है उसको देखने के बाद आप अपना मूल्यांकन करते हो, तब आप कहते हो यार मेरी तो तैयारी नहीं है। ये क्या है, अवमूल्यन। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की तैयारी से प्रभावित होकर अपनी तैयारी को कम आंकते हैं
इकोनॉमी में उसको अवमूल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। आपको उस वक्त लो कॉन्फिडेंस फील होता है, आपका क्या कम होता है? कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन इकोनॉमी में क्या सिस्टम है कि किसी तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर अपनी कीमत को क्या कर लेना, अपने अर्थव्यवस्था की कीमत को या अपने रुपए की कीमत को क्या कर देना, घटा देना, क्या कहलाता है? अवमूल्यन। तो इसका क्या मतलब होगा? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को क्या करना? कम कर लेना ही क्या कहलाता है? अवमूल्यन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ज़्यादा डीपर सेंस में हमको नहीं जाना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिंपल अर्थ याद रखना होगा क्योंकि हमारा लेवल 12th लेवल है, 10th लेवल है, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। हम सिंपल से एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि जब आप एक बहुत, जैसे अपने कविता दीदी है ना इस ग्रुप में जिसको सब बोलते रहते हैं वाओ कविता दीदी वाओ, तो जब आप ऐसा मान लीजिए कि आप कविता दीदी की तैयारी को देखते हैं और फिर अपना क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आप उस वक्त खुद को क्या करा रहे हो? अवमूल्यन पर ला रहे हो। किस पर ला रहे हो? अवमूल्यन पर। तो बेसिकली किसी दूसरी अर्थव्यवस्था की मुद्रा जो है वो पावरफुल है, उससे पूरे के पूरे वर्ल्ड में व्यापार होता है और चूंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है उसके सामने आप टिक नहीं पा रहे हो, तो एक बार के लिए आप क्या करते हो? अपनी मुद्रा का क्या करते हो? कीमत कम लगाते हो, जिसी को क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। 31 एक कमेटी का नाम दे रखा है, नरसिंघम कमेटी। कौन सी कमेटी बता रखी है आपको? नरसिंघम कमेटी। अब देखो 1991 में पता है क्या हुआ था? भारत के पास प्रॉब्लम आ गई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। किसकी? बैलेंस ऑफ पेमेंट की। हिंदी में इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन की। अब इस प्रॉब्लम को फटाफट क्या करना था? सॉल्व करना था। बिल्कुल सॉल्व करा, लेकिन उस वक्त ये भी एक बात महसूस की गई कि ये सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की क्या है? ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या करा? 1992 में एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था नरसिंह। क्या नाम था जिसका? नरसिंह। तो जो नरसिंह नाम के व्यक्ति थे, उन नरसिंह नाम के व्यक्ति को बुलाया गया और नरसिंह नाम के व्यक्ति को बुलाकर ये कहा गया कि देखो अभी हमारे पास ये संकट आया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जरूर हमारे सिस्टम के अंदर भी क्या है? गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ को दूर करो। तो उसने कहा कि देखो पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बिगड़ा? क्योंकि तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम ही क्या है? खड्डे में पड़ा है। तो बैंकिंग संरचना सुधार का संबंध ही किससे है? नरसिंघम समिति से है। उन्होंने कहा यार बैंकों के हाथ खोलो, बैंकों को ज़्यादा स्वायत्ता दो, वो आपको ज़्यादा पैसा दे पाएगी। जब वो आपको ज़्यादा पैसा दे पाएगी तो आपकी दिवालियापन की स्थिति पर क्या लगेगा? लगाम लगेगा। तो याद रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है कि जब 1991 में भारत पर वो जो बादल मंडराते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का खतरा आता है, भुगतान संतुलन का खतरा आता है, उस खतरे में वो ये समझते हैं कि देश के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी थोड़ी थोड़ी है, उसको सही किया जाए। और उसको सही करने के लिए किसको लाते हैं? देखो नरसिंह को लाते हैं। किसको लाते हैं? नरसिंह को। नरसिंह क्या कहते हैं कि अपनी बैंकिंग स्ट्रक्चर में आप क्या करें? सुधार करें। तो याद रखोगे ना कि बैंकिंग स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए 1991 के उस पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के झगड़े को सुलझाने के लिए कौन सी कमेटी को लाया गया था? नरसिंघम समिति को लाया गया था। अब चलते हैं आगे। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष। देखो जब हम 1991 में फंस गए थे ना, तब हमें सब चीज़ों को बदलना पड़ा था। देखो जब दुविधाएं आती है तो कह के तो नहीं आती है ना, वो सीधी आती ही होती है। तो 1991 में जो वो आई बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आई, उस समय बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ। देखो संघर्ष में या तो आप बहुत निखर जाएंगे या आप एकदम खत्म हो जाएंगे। तो 1991 का वो दौर था कि उस अर्थव्यवस्था के संघर्ष में भारत की इकोनॉमी ने क्या किया? खुद को निकारा। उसने अपनी हर कमी को क्या किया? दूर किया। पहला नरसिंघम को लाए और बैंकिंग स्ट्रक्चर को सुधारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, 1991 में वो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाते हैं, नई औद्योगिक नीति लाते हैं। और उसी औद्योगिक नीति के तहत 1992 में किसकी स्थापना की जाती है? राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की जाती है। और इस कोष की स्थापना के पीछे ये उद्देश्य होता है कि जो नई फैक्ट्रीज लग रही है और वो तकनीक के साथ लग रही है, तो कुछ श्रमिकों को क्या करना पड़ेगा? बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो उन बाहर निकाले हुए श्रमिकों को वापस रीस्टैब करने के लिए जो भी पैसा लगेगा वो हम कहाँ से दे देंगे? राष्ट्रीय नवीकरण कोष से दे देंगे। अब इस चीज को ऐसे समझो कि पहले से एक दुकान चल रही थी जिसमें कुछ लोग काम कर रहे थे, लेकिन तकनीक नई आ गई और नई तकनीक के चलते
इस दुकान के कर्मचारियों को क्या लग गया, काम से बाहर निकाल दिया गया और अब ये बेचारे कर्मचारी परेशान हैं। तब इस दुकान के मालिक ने कहा कि लो मेरे गले में इतने पैसे हैं और मैं आपको इसका क्या करता हूँ, पुनर्भरण करता हूँ। तो उद्योगों के आधुनिकीकरण से विस्थापित श्रमिकों को पुनर्स्थापना हेतु जो भी पैसे दिए गए वो किससे दिए गए, राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष से दिए गए। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे। तो अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष की स्थापना कब की गई, तो 1992 में की गई। क्यों की गई? क्योंकि उद्योग, जो नई तकनीक की इंडस्ट्री लग रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्री लग रही थी, उसमें ये पुराने श्रमिक काम के नहीं थे, लेकिन उनका रीहैब कराना जरूरी था और रीहैब के लिए उनको क्या दिया गया, पैसा दिया गया, क्योंकि उनको निकाल रहे थे बेसिकली। तो याद रखोगे, इसका सही आंसर क्या होगा, डी। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन निम्न के स्थान पर किया गया, इसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो, पहले एक एक्ट चलता था MRTP। कौन सा एक्ट चलता था? MRTP। एक्ट का नाम क्या है? MRTP। ये तो इसका निक नेम है, इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम आपको इंग्लिश में याद रखना होगा। देखो, मोनोपोलीज, इसका फुल नेम देखो, पहले फुल नेम भी पूछा जा सकता है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। अब इसको समझते हैं। मोनोपोली माने एकाधिकार। किस पर एकाधिकार? व्यापार पर प्रतिबंध और एकाधिकार। व्यापार पर प्रतिबंध और एकाधिकार, ये एक्ट चलता था। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस और व्यापार पर प्रतिबंध, ये कौन करता था? ये सरकार करती थी। इसी से निकला था लाइसेंस राज। याद समझते हो ना, लाइसेंस राज, कोटा राज। तो MRTP एक्ट ने क्या कर रखा था? व्यापार को बांध रखा था, चारों तरफ से व्यापार को क्या कर रखा था? बांध रखा था। इस कंडीशन में कभी भी कंज्यूमर का भला नहीं होता, ग्राहक का भला नहीं होता। किसका भला नहीं होता? ग्राहक का भला नहीं होता। तब 1991 वाले जो संकट में ये तय किया गया कि इस MRTP एक्ट को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। किसको खत्म किया जाए? MRTP एक्ट को। फिर धीरे धीरे MRTP एक्ट को खत्म किया गया और उसकी जगह सन 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम लाया गया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया और उसी के बिहाफ पर 2009 में, कब? 2009 में, बहुत लेट बनती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो अब बहुत आसानी से याद रखोगे कि व्यापार पर प्रतिबंध थे और एकाधिकार थे। तो कौन सा एक्ट लागू था? MRTP एक्ट। इस MRTP एक्ट से व्यापार में फायदा नहीं हुआ, व्यापार बंधा हुआ था। अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसकी जगह नया कानून कब लाया गया? 2002 में लाया गया, जिसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इसमें कहा कि जो भी बढ़िया बनाता है ना, वो अच्छे से बनाए, हम कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। जैसे आप बाध्य थोड़ी ना मुझसे ही पढ़ने के लिए या किसी और से ही पढ़ने के लिए, जहाँ क्वालिटी मिलेगी आप वहाँ जाओगे। तो वही बात है। तो इन्होंने कहा कि भाई एकाधिकार और प्रतिबंध किस बात का, हटाओ इसको, इसकी जगह लाओ कंपटीशन। जो भी अच्छा माल तैयार करेगा, अच्छी रेट पर देगा, उसी से ग्राहक को क्या होगा? फायदा होगा और बहुत ज़्यादा व्यापार फलेगा फूलेगा। यही कानून कब लागू होता है? 2002 में लागू होता है। और इसी के आधार पर 2009 में आपका क्या बनता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? MRTP। क्या होगा? MRTP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्या रखेंगे? इसको याद रखेंगे। चलें आगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, हाँ, विश्व के विभिन्न देशों में यदि समान लागत पर वस्तु का उत्पादन हो। अब ऐसे सोचो कि सब लोग है ना एक जैसी तैयारी कर रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी या कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी। वही चीज वो ये कह रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, कोई जगह पर क्या नहीं क्रिएट होगा? डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होता ना, व्यापार नहीं होता। अब मान लो कि भारत भी 20 रुपए में पेन बना रहा है और जापान भी 20 रुपए में पेन बना रहा है, तो आप क्यों जापान जाएंगे पेन खरीदने के लिए? आप भारत में ही पेन खरीद लेंगे ना। तो वही सिस्टम है कि जब सारे के सारे देश समान लागत पर क्या लगाएं? वस्तु का उत्पादन करें, तब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या नहीं होता?
संभव नहीं होता। किसी दूसरे की चीज आपसे कम कीमत पर अच्छी होगी ना, तभी आप उसे क्या खरीदेंगे। तो जब सब लोग एक जैसी चीज एक जैसी कॉस्ट पर बनाएंगे तो कोई किसी से कोई दूसरी चीज नहीं खरीदेगा। उस कंडीशन में इंटरनेशनल ट्रेड क्या नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। मान लो ये एक पेन है, ये एक पेन जो है इंडिया बना रही है 15 रुपए में और इसकी क्वालिटी है शानदार। अब बांग्लादेश वाले 20 रुपए में एक पेन बना रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी है खराब। तब इंटरनेशनल ट्रेड होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ से पेन को लिया जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा? बांग्लादेश। अब ये कंडीशन देखो कि 20 रुपए में इंडिया भी पेन बना रहा है क्वालिटी वाला और 20 रुपए में बांग्लादेश भी बना रहा है क्वालिटी वाला पेन। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व के विभिन्न देशों में यदि समान लागत पर वस्तु का उत्पादन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं हो पाता। आई समझ में? चलो आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं? अब देखो, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना है, ट्रेड करना है, पहले तो व्यापार करना है और फिर आपको लाभ चाहिए, तो आपको क्या क्या देखना होगा? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात लागत। सबसे पहले बात क्या आती है? लागत। अगर आपकी लागत, आपकी कॉस्ट जो है वो कम है और आपकी क्वालिटी अच्छी है, तब आप मार्केट के क्या बन जाओगे? किंग बन जाओगे। तो लागतों में तुलनात्मक अंतर से बिल्कुल प्रभावित होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब व्यापार की शर्तें, कुछ जो देश होते हैं ना, वो कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं व्यापार पर। अब कैसे अप्लाई करते हैं? मान लो बांग्लादेश में बढ़िया मलमल बिकता है, अच्छा मलमल बनता है। भारतीय लोग तो ज़्यादा फिर क्या खरीदेंगे? भारतीय जो वर्ग है वो ज़्यादा कौन सा कपड़ा खरीदना पसंद करेगा? बांग्लादेश का। तो भारत क्या करेगा? इस बांग्लादेश से आने वाले कपड़े पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देगा। क्या लगा देगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाना क्या है? शर्त है। क्या हो गई? शर्त हो गई। तो व्यापार की शर्तों से भी प्रभावित होता है। विक्रय संगठन की क्षमता से भी, बिल्कुल, कोई आदमी की कितनी कैपेसिटी है बेचने की, उससे भी क्या होता है? प्रभावित होता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑल। ये क्वेश्चन आप याद मत करना, दिमाग लगाना बहुत ढंग से और दिमाग लगाकर समझकर इनको क्या करना, आप सॉल्व करना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों के तीनों बिंदु आपको समझ में आए। अब चलते हैं आगे। सार्वजनिक उपक्रमों। अब सार्वजनिक उपक्रम मतलब गवर्नमेंट की कंपनी। किसकी कंपनी? गवर्नमेंट की कंपनी। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त, विनिवेश मतलब पैसा डालना। देखो इकोनॉमिक्स हमेशा है ना कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके क्या बना दी जाती है? कठिन। लेकिन जैसे ही शब्दों का अर्थ पता चलेगा इकोनॉमिक्स एकदम ईजी हो जाएगी। तो विनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को किसकी स्थापना की गई? तो देखो यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है? विनिवेश। अगर किसी को नहीं भी आता ना तो भी ये क्वेश्चन कर देता। कैसे कर देता? इन चारों ऑप्शंस को देखो, किसके पास विनिवेश जैसा का जैसा शब्द है? ये रहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नेशनल फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, राष्ट्रीय निवेश विधि, सॉरी राष्ट्रीय निवेश विधि। क्या होगा सही आंसर? राष्ट्रीय निवेश निधि, राष्ट्रीय निवेश निधि। तो सार्वजनिक उपभोग के विनिवेश से प्राप्त राजस्व को सुनिश्चित प्रयोग के लिए, मतलब जो भी आपको किससे प्राप्त हुआ है? गवर्नमेंट की कंपनी से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? गवर्नमेंट की कंपनी से जो भी पैसा आपको प्राप्त हुआ है, उस पैसे को लेकर, उस पैसे के सही इस्तेमाल को लेकर 1 अप्रैल 2005 को किसकी स्थापना की गई है? राष्ट्रीय निवेश फंड की स्थापना की गई है। समझ में आई बात? अब इसका क्या फायदा होगा? यहाँ से पैसा किसी दूसरी जगह लगाया जाएगा ताकि और ज़्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मिले। अब यहीं पे याद रखो कि राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 2005 को। अब रुको, एक बार रुकते हैं क्योंकि कितने नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं? 36। पहले तो ये बताओ कि 5 से लेके 16 जून 1972 को किसकी स्थापना हुई? कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? फिर 1992 में अर्थ समिट कहाँ हुई थी? ये भी टाइप करके दोगे। फिर मुझे ये बताओगे कि हाँ, अगर समान लागत आ रही है सब जगह एक जैसी लागत पर माल बन रहा है तो कौन सा व्यापार नहीं होगा? ये भी बताओगे कि कौन सा व्यापार फिर आपका
नहीं होगा, ये भी बताओगे। फिर ये भी बताओगे कि आज एमआरटीपी एक्ट को हटाकर क्या बनाया गया है, कौन सा कमीशन जो है वो बनाया गया है, ये भी आप अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके देंगे। और इसको भी याद रखोगे कि 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ये भारी भरकम पैसा कहाँ से निकाल के लाए हो, गवर्नमेंट की कंपनी से प्राप्त हुआ है, उनके प्रॉफिट से प्राप्त हुआ पैसा है जो आपने कहाँ डाल दिया है, राष्ट्रीय निवेश निधि में डाल दिया है। आगे चलो, देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर रखना। अब देखो, पूरा का पूरा देश जो है वो व्यापार करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, भुगतान संतुलन से। पूरे के पूरे देश को रोज रोज व्यापार करने के लिए, पूरे 1 साल व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में आपके क्या क्या रहता है, गौर से सुनना। आरबीआई का गोल्ड डिपॉजिट, इंपॉर्टेंट। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा की संपत्तियां, और सरकार के पास होती है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और आईएमएफ के पास सुरक्षित राशि। ये तीनों की तीनों किसके घटक हैं, विदेशी मुद्रा भंडार के। अब बिल्कुल शांति से इसको याद रखेंगे, और याद रखकर हम ये भी याद रखेंगे कि 20 जनवरी 2023 को अभी वर्तमान में भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 20 जनवरी 2023 के अनुसार। पहला तो ये याद करो कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार के तहत क्या क्या शामिल है। पहला हमारे पास क्या शामिल है, आरबीआई में पड़ा गोल्ड, आरबीआई में पड़ा गोल्ड। दूसरा हमारे पास क्या शामिल है, आरबीआई के पास पड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार। दूसरा सरकार के पास पड़ी एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये भी एक प्रकार की मुद्रा है। और दूसरा आईएमएफ के पास सुरक्षित हमारा एसडीआर का कोटा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बनाते हैं। फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दो कि विदेशी मुद्रा भंडार में आपका क्या क्या शामिल है। बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दोगे कि आपके विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है, हम भला इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो हमें बार बार इसको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो अब याद रखते हैं कि 20 जनवरी, जो पूछा भी जा सकता है, 20 जनवरी 2023 से भारत के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। तो आपको याद रखना है कितना है, देखो 573.72 बिलियन डॉलर है। कितना है, 573.72 बिलियन डॉलर है। ये पूरा का पूरा इन तीनों की फॉर्मेट में पड़ा है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के तौर पर, स्वर्ण भंडार के तौर पर, एसडीआर कोटा के तौर पर, और आईएमएफ के पास सुरक्षित राशि के तौर पर। क्लियर, तो कितना है, गौर से देखो, 573.72, बहुत आसान है, देखो 573.72, 73 72 लिखो, 72 73 आगे 5 लगा दो, ये देखो 72, फिर लिखो 73, फिर आगे क्या लगा दो 5, और ये सब किस में लिखना है आपको, बिलियन डॉलर में। आगे बढ़ जाऊं, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना। अगला देखो, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, बताओ भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था, मिश्रित। अगला देखो, एकाधिकार, और ये वही है, एमआरटीपी प्रतिबंधी है, ये देखो आ गया, यही है एमआरटीपी। अब मेरे को इंग्लिश में आ रहा था, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में वर्णित परिसंपत्ति सीमा को कौन सी नीति में पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। अभी बताया था, इसको कौन सी पॉलिसी में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, तो कौन सी पॉलिसी में इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, तो सही आंसर होगा आपका इसका 1991 की पॉलिसी में। कब खत्म कर दिया था इसको, 1991 की पॉलिसी में। फिर आपको पता है कि हम 2002 में कौन सा आयोग, कौन सा अधिनियम ले आए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम ले आए। फिर इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम के आधार पर ही हमने 2009 में किसकी स्थापना करी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना करी है। अब सभी बच्चे जो ये भी लाइव देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, ये बार बार अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे।
अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो मैं सोचूंगी कि मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाने का क्या हो गया, पूरा हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन सही करने के बाद आप क्या लेंगे, लीड लेंगे। चलो आगे चले। पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। तो देखो पोर्टफोलियो विदेशी निवेश क्या होता है पहले तो समझो। देखो आगे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, फिर लिखा हुआ है विदेशी निवेश। अगर आप ऐसा समझे कि आप अपने दोस्त को कोई चीज खरीदनी है, उसके लिए आप 2 रुपए दो। कितने रुपए दो, 2 रुपए। इतने ही बहुत है आप लोगों के लिए। तो बेरोजगारी के युग में अगर आप अपने दोस्त को किसी काम में सहायता करने के लिए 2 रुपए दो तो वो क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। जब बाहर से, विदेश से किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में निवेश के माध्यम से, किसके माध्यम से, निवेश के माध्यम से धन आए, उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश कहते हैं। अब कोई बाहर वाला व्यक्ति आपके देश में धन क्यों देगा, यानी कि आप जोरदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तब अच्छे इन द सेंस कि आप फायदेमंद व्यक्ति हैं, तभी आपके पास क्या आएगा, धन आएगा। आज आपका दोस्त आपके दोस्त ने आपकी किन्हीं कठिन परिस्थितियों में मदद की होगी, तभी आज आप उसको क्या दे रहे हो। बेरोजगारी के दौर में भी आप उसको कितने रुपए देकर जा रहे हो, 2 रुपए देकर जा रहे हो। तो वही बात है कि बाहर बैठे लोगों को अगर बहुत ज्यादा क्या दिखता है, गुंजाइश दिखता है किसी देश में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को लेकर, तब वो क्या करते हैं, दूसरे देश में निवेश करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश बोलते हैं। चले अब आगे अपना क्वेश्चन समझते हैं कि पोर्टफोलियो विदेशी निवेश किस माध्यम से किया जाता है। तो अब सुनो वो कौन कौन से माध्यम के तौर पर किया जाता है। तो देखो इसकी कंडीशन कौन कौन सी है। इसकी कंडीशन पहली है कि ये स्टॉक के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, स्टॉक के माध्यम से। फिर किसके माध्यम से होगा, बॉन्ड के माध्यम से होगा। फिर किसके माध्यम से होगा, स्टॉक, बॉन्ड, ईटीएफ। किसके माध्यम से हो सकता है, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। किसके माध्यम से हो सकता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड। और यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे नन होना चाहिए था एक ऑप्शन। क्या होना चाहिए था, नन। चौथा तरीका होता है म्यूचुअल फंड। चौथा तरीका कौन सा होता है, म्यूचुअल फंड। इन 4 तरीकों से विदेशी निवेश को क्या किया जा सकता है, किसी भी देश में लाया जा सकता है। चूंकि यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही सही हो जाते, लेकिन अगर अपन ऑप्शन से इस ऑप्शन को नन कर देंगे तो ये 4 तरीके हैं जिससे पोर्टफोलियो निवेश भारत आता है। आपको याद रखना है, सिंपल कैसे याद रखना है कि आपको आपके दोस्त की मदद करनी है। आपके दोस्त में बहुत काबिलियत है, आप भले ही बेरोजगार है फिर भी आप उसे 2 रुपए का मदद करोगे। अब ये 2 रुपए का मदद आप उसे कैसे कर सकते हो, शेयर बांट दो उसको 2 रुपए के स्टॉक, या उसको बॉन्ड भर के दे दो कि ले जा खर्चे कर ले तू, 2 रुपए का बॉन्ड भर के दिया। या आप उसे एक्सचेंज ट्रेड फंड दे दो, या फिर आप उसे क्या दे दो, म्यूचुअल फंड दे दो। तो फिर से याद रखो, बार बार टाइप करो कि आपको पोर्टफोलियो विदेशी निवेश के तहत कैसे धन आएगा आपके पास, स्टॉक के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, ईटीएफ के माध्यम से और म्यूचुअल फंड के माध्यम से। क्वेश्चन में जो गड़बड़ी थी वो मैंने बता दी, दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे, इसका लास्ट ऑप्शन नन होना चाहिए था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से समझ लो कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति दूसरे देश में धन डाल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश कहते हैं। अब ये धन 4 तरीकों से आ सकता है, स्टॉक से आ सकता है यानी कि शेयर बाजार से, बॉन्ड से आ सकता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड से आ सकता है, म्यूचुअल फंड से आ सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाऊं। चलो ट्रिप्स। अब देखो ट्रिप्स अधिकारों से संबंधित करार का संचालन किससे किया जाता है। तो ट्रिप्स का जो करार है ना वो पता है कौन करता है, WTO। कौन करता है, WTO। अब देखो बहुत सारी चीजें एक देश से दूसरे देश जाती है, अब कुछ लोग अपना ब्रेन लगा के उन चीजों को बहुत बढ़िया बना देते हैं। अब दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी ना मार ले, इसलिए क्या किए जाते हैं, ट्रिप्स समझौते किए जाते हैं। और ये ट्रिप्स समझौते कौन करता है, आपका WTO। अब एक बार रुको और मुझे क्या बताओ, FPO पोर्टफोलियो फॉरेन
इन्वेस्टमेंट जो है, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश जो है उस वो कितने माध्यम से किया जाता है, ये 4 तरीके आप मुझे अभी लिख के बताएंगे। अब चलते हैं अपन आगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण देता है? देखो जो IMF है ना, इसका एक ही काम है, इसका एक काम क्या है कि पूरे संसार में जो वैश्विक व्यापार चल रहा है ना, ग्लोबल लेवल पर व्यापार चल रहा है ना, उस व्यापार में भुगतान का असंतुलन ना आए। क्या असंतुलन ना आए? भुगतान का असंतुलन ना हो। एक देश से दूसरे देश में होने वाला जो करेंसी का फ्लो है उसमें गड़बड़ ना आए। भुगतान असंतुलन क्या होता है? भुगतान असंतुलन को दूर करना क्या मतलब है? भुगतान असंतुलन का मतलब है, मान लो भारत देश है और ये व्यापार कर रहे हैं अमेरिका के साथ। अब भारत के पास थोड़े पैसे कम रह गए तो उसका व्यापार किससे प्रभावित हो गया? अमेरिका से। क्यों प्रभावित हो गया? क्योंकि इसके पास पैसे क्या रह गए? कम। तो जो इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही था, संतुलित था, वो क्या हो गया? खराब। अब भारत को डर लग रहा है कि अरे राम, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करेगा। तो भारत कहता है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बिगड़े हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट को, मेरे असंतुलित बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन ठीक करेगा? IMF। कौन ठीक करेगा? IMF। तो IMF क्या करता है कि वैश्विक व्यापार में दो देशों के बीच अगर व्यापार के लेन देन में, मुद्रा के लेन देन में असंतुलन की स्थिति आ जाए तो उसको ठीक कौन करेगा? आपका IMF ठीक करेगा। IMF का मेन काम यही है कि दो देशों के बीच में बिना किसी रोक टोक के आराम से क्या चलता रहे? व्यापारिक लेन देन चलता रहे, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अगर ये प्रभावित होता है, ये असंतुलित होता है, तो IMF क्या करता है? मदद करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? B। आगे चले, अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण। आपका टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब, आप अगर कोई भी चीज बनाए उसको आप भारत और भारत से बाहर कहीं पर भी बेच सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या शामिल नहीं होता? अब आप अपनी औकात बढ़ा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को भारत के बाहर कहीं पर भी बेचने को क्या है? तैयार हैं। अब उस दौरान आप दो देशों के मध्य प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होगा। किसी देश की आयात पर प्रतिबंध बिल्कुल हटाना पड़ेगा, विदेशी निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी सूरत में किस में दखल नहीं होगा? राजनीति में दखल नहीं होगा। तो कौन शामिल नहीं होता? राजनीति में दखल शामिल नहीं होता। अब देखो अगला क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 1993-94 में व्यापार खाते में रुपए की एकीकृत विनिमय दर प्रणाली, इसको इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में मैं लिख दूंगी आपके लिए। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये लागू की गई थी। निम्न में से क्या प्रभाव पड़े? देखो 1993, 1994 से पहले क्या सिस्टम चलता था? उससे पहले ये सिस्टम चलता था कि सरकारें दखल अंदाजी कर क्या तय करती थी? एक्सचेंज रेट तय करती थी। अब पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि विनिमय दर क्या होती है, विनिमय दर या एक्सचेंज रेट क्या होती है। अब देखो पूरा का पूरा विश्व जो व्यापार करता है वो डॉलर पर करता है। किस पर करता है? डॉलर पर। तो डॉलर पर करेगा, पाउंड पर करेगा, येन पर कर लेगा, पर बेसिकली सबसे ज्यादा किस पर होता है? डॉलर पर। तो डॉलर के हिसाब से आप अपनी करेंसी को उसमें क्या करवा पाओ? चेंज करा पाओ। यही क्या कहलाता है? एक्सचेंज रेट कहलाता है। पहले 1993, 1994 से पहले ये एक्सचेंज का जो सिस्टम था वो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा गवर्न होता था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया? डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया गया। किस पर छोड़ दिया गया? डिमांड एंड सप्लाई पर। इन लोगों ने साफ बोला कि बाजार में जो डिमांड और सप्लाई है वही किसको तय करे? एक्सचेंज रेट को तय करें। हम इसको अंदर तक नहीं जाएंगे, अंदर तक जाएंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा। तो आपको सिर्फ एक मेरा की पॉइंट याद रखना है कि जो 1993, 1994 में ट्रेड अकाउंट में रुपए की एकीकृत विनिमय दर प्रणाली या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लागू की गई थी, उससे क्या प्रभाव पड़ा कि विदेशी मुद्रा का रुपयों में जो भी एक्सचेंज रेट होता था वो किसके आधार पर होने लगा? डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। किसके आधार पर होने लगा? पहला, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। अब देखो जब वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होना लगा तो इससे क्या बढ़ेंगे? आपके एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे आपका। तो ये भी सही है।
हवाला बाजार में विदेशी विनिमय पर प्रीमियम की मात्रा में काफी कमी हो गई। बिल्कुल, जो हवाला का काम करते थे उनका धंधा धीरे धीरे क्या होने लग गया था, मंदा पड़ने लग गया था। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या हुआ, सिंपल, पहले सरकारें तय करती थी, अब सरकार हट गई, सरकार ने कहा अब डिमांड एंड सप्लाई तय करें। जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई तय कर रही थी वैसे ही क्या बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा और हवाला कारोबार में क्या आई, कमी आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं आगे। वैश्वीकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्न में से है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी है। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है कि वस्तु, सेवा और पूंजी तथा बौद्धिक संपदा के अप्रतिबंधीय आदान प्रदान। वो ये कह रहा है कि बिंदास, बेरोक टोक क्या हो, गुड्स, सर्विस और कैपिटल और बुद्धि दो देशों के बीच में क्या हो, बदली जाए। तो ये तो है ही कि आप भारत से कुछ भी चीज, चाहे वस्तु की फॉर्म में, चाहे सेवा की फॉर्म में, चाहे पूंजी की फॉर्म में, चाहे बौद्धिक संपदा के फॉर्म में, भारत से अमेरिका, भारत से चाइना, भारत से रशिया, जहां मर्जी है वहां बेचो। तो वैश्वीकरण की शर्त है। दूसरा देखो, इन्हें ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो। ये भी सही है। वैश्वीकरण को लेकर आपके पास IMF है, आपके पास WTO है। ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो सभी देश इसका कहना क्या करते हैं, मानते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। अब जब सभी देश इनका कहना मानते हैं तो ये जो भी नीति निर्धारक तत्व होंगे उनको ये ढंग से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो वैश्वीकरण के लिए 3 ही चीजें आवश्यक है। पहला, बिंदास बेचो, हर जगह, चाहे वस्तु बेचो, चाहे आप सेवा बेचो, चाहे आप पूंजी बेचो, चाहे आप बुद्धि को बेचो। फिर आप बिंदास बेच रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसको कौन माने, सभी देश माने। क्या है, बिल्कुल है। कौन है, IMF और वर्ल्ड बैंक है। कौन है, IMF और वर्ल्ड बैंक है। फिर ये सब के लिए कानून बनाए और उस कानून की सभी पालना करे, तभी आपके कौन रह सकता है, ग्लोबलाइजेशन रह सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं आगे। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में से एक नीति अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन की है जिसका उद्देश्य है। अब तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन से क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव, पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा। तीसरा वो क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव समाप्त करना। ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आपको कंफ्यूजन इन 2 ऑप्शंस में बहुत ज्यादा होगा, तो गौर से देखो। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन की है, और वो कौन सी है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को किससे जोड़ दें, विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दें, ताकि हमारा माल बेचने का दायरा क्या हो जाए, बढ़ जाए। बस यही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। समझ में आया? चलो अगला, वैश्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश कुछ बाजारों उन्मुखी आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम क्रियान्वित करे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुछ निर्देशक सिद्धांत और कार्यक्रम बनाए गए हैं। वो कौन से हैं? तो देखो, ऐसे तो फिर वैश्वीकरण लागू हो जाएगा तो सब लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सब चीज़ें तय हो जाएगी। उस दौर में भी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फिस्कल डेफिसिट को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। किसको मेंटेन करना होगा? अपने राजकोषीय अनुशासन को मेंटेन करना होगा। आपको अपना बजट नहीं बिगाड़ना। पहली चीज़ क्या है कि आपको अपना बजट नहीं बिगाड़ना। भले ही आपको वैश्वीकरण के लक्ष्य लेने हैं, तो वैश्वीकरण के लक्ष्य के लिए पहला आपको क्या नहीं बिगाड़ना, अपना बजट नहीं बिगाड़ना। मतलब आपको राजकोषीय अनुशासन रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज खोलने के चक्कर में आप सारा ही पैसा लगा दें, नहीं, एक बैलेंस वे में आपको खर्च करना है। फिर देखो, बाजार की शक्तियों द्वारा ब्याज की दरों का निर्धारण, बिल्कुल सही है। बाजार के आधार पर ही किसका निर्धारण करवाना है? इंटरेस्ट रेट का। ऐसे नहीं कि सरकार दखल अंदाजी कर बैंकों को कहे कि इंटरेस्ट रेट इतनी लो कर दो और बैंकों को उससे घाटा हो जाए, ऐसा काम भी नहीं करना। तो बाजार की शक्तियों द्वारा ब्याज की दरों का क्या करना है? निर्धारण।
फिर देखो, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर तथा व्यापार का उदारीकरण अर्थात मात्रात्मक प्रतिबंधों के स्थान पर न्यून और एकरूप सीमा शुल्क। बिल्कुल सही बात है। अब एक देश से दूसरे देश माल जा रहा है, तो आप अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी या सीमा शुल्क ज़्यादा रख देंगे तो नुकसान होगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको एक जैसा रखना है और कम रखना है। क्या रखना है? कम रखना है, तब जाकर वैश्वीकरण का लक्ष्य क्या होगा? पूरा होगा। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 48, उदारीकरण के अंतर्गत निजीकरण अर्थात निजी क्षेत्र के विस्तार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निरंतर घाटे में चलने वाली इकाइयों के लिए कौन सी नीति अपनाई? देखो, ये तो बहुत इजी है कि जो लगातार घाटे में जा रहा है, फिर उसको क्या बोलना पड़ेगा? बाय। उसको क्या कराना पड़ेगा? एग्जिट। क्या कराना पड़ेगा? एग्जिट। उसे बोला जाएगा कि भाई तुम अपना पैसा लो और क्या करो, यहाँ से निकलो, हमें क्या नहीं जरूरत है, घाटे की जरूरत नहीं है। तो उदारीकरण में यही कहा गया था। जब हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे तो जो भी सरकार के जो दूसरी फैक्ट्रीज थी वो घाटे में जा रही थी, उनको कहा गया कि एग्जिट का दरवाजा खुला है, आप क्या करें? एग्जिट करें। तो सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की जो लगातार घाटे में जा रही थी, उनको क्या कहा गया? कि बाय। अब आपको क्या बोलना होगा? बाय बोलना होगा। ठीक है। अगला, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। ये पता है ब्रिटेन का चलन है। किसका चलन है? ब्रिटेन का, जिसको किस में अपनाया गया था? भारत में अपनाया गया था। तो भारत में कब अपनाया गया? वही अपना 1991 का दौर। 1991 के दौर में भारत में गोल्डन हैंडशेक स्कीम को अपनाया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि जो भी सार्वजनिक उपक्रम में लोग नौकरी कर रहे हैं ना, वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। ठीक है, उनकी रिकवरी कर दी जाएगी पैसा देकर। तो उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक स्कीम। कब आती है? 1991 में आती है। और सार्वजनिक उपक्रम जितने भी पीएस हुए, गवर्नमेंट की जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट की जितनी भी लिमिटेड कंपनियां हैं, उसमें किससे संबंधित है ये? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है। बहुत वैश्वीकरण हो गया है ना, दिमाग दुखने लग गया होगा। ये है इतना बोरिंग टॉपिक और इस पर ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये आपको क्या कर देगा? डुबो देगा अंदर। तो बहुत ध्यान से इसको एग्जाम में क्या करना है? सॉल्व करना है। और हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करनी है इसको पढ़ते वक्त, क्योंकि ये गुस्सैल आदमी है, इसको हंसी मजाक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अब देखो, वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है निर्बाध व्यापार प्रवाह। हाँ, बिना बंधन के कैसा प्रवाह? व्यापार प्रवाह। बिना बंधन के पूंजी का प्रवाह, बिना बंधन के टेक्नोलॉजी का प्रवाह और बिना बंधन के श्रम का प्रवाह। तो आंसर क्या होगा? ऑल। अब देखो अगला, वैश्वीकरण के अंतर्गत कौन सी बात नहीं आती है? अब चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको एकदम फालतू लगता है, उसको बाहर निकालो। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत आर्थिक सहयोग होगा, तकनीक का हस्तांतरण भी होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा? हथियारों की होड़ पर रोक। अब चलते हैं आगे। भूमंडलीकरण के लिए आवश्यक है। अब फिर से आ गया कि ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? बाजार व्यवस्था मुक्त होनी चाहिए, उदारीकरण होना चाहिए और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए क्या होना चाहिए? पारस्परिक सहयोग। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? ऑल। अब चलते हैं आगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? जब आप बड़े लेवल पर प्रोडक्ट को बेचोगे तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, देश के घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी और व्यक्ति के हाथ में पैसा आएगा तो उसकी आर्थिक क्षमताओं में भी क्या होगी? बढ़ोतरी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कार्य भूमंडलीकरण के कारण नहीं हुआ है? तो आपको बताना है कि कौन सा कार्य भूमंडली के कारण नहीं हुआ है। तो देखो, कल्याणकारी राज्य का लेना देना ही नहीं है किससे? वैश्वीकरण से। ये तो सरकार की चीजें हैं, इसको हटा देते हैं बाहर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में शामिल नहीं है। तो कौन वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में शामिल नहीं है? मुक्त बाजार व्यवस्था के प्रचलन में वृद्धि, ये तो है। विभिन्न देशों के मध्य पूंजी और तकनीक ज्ञान में आवाजाही, ये भी है। एकाकी परिवार प्रणाली को बढ़ावा मिला है। तो अब इस पर सोचने की जरूरत है कि एकाकी परिवार प्रणाली को बढ़ावा मिला है या नहीं मिला है। इस पर क्या सोचने की जरूरत है? ये तो बाजार की बात हो रही है और ये समाज शास्त्र की बात है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है, ये ध्यान रखना।
अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचने के लिए आप क्या करोगे, फॉसिल फ्यूल्स में कमी लाओगे, वृक्षारोपण करोगे और ऊर्जा के वैकल्पिक साधन पवन सौर आदि को क्या दोगे, बढ़ावा दोगे। तो इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, ऑल। अब चलते हैं आगे, अम्ल वर्षा। अभी बताया था कि अम्ल वर्षा में क्या होता है, कौन से एसिड नीचे आने लग जाते हैं आपके, तो कौन से एसिड आपके नीचे आने लग जाते हैं, नमक का अम्ल वर्षा के साथ कहाँ गिरता है, धरातल पर गिरता है। अब देखो साइट्रिक एसिड तो होगा नहीं, तो गंधक आपके गिरते हैं H2SO4 और HNO3, दोनों ही गिरते हैं नीचे। तो अब इसका तो दोनों ही ऑप्शन में ये दे रखा है, गंधक का अम्ल वर्षा जल के साथ और नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ। तो इसको एक बार स्किप कर दो, 57 नंबर क्वेश्चन को क्या करो, स्किप। इसके टाइपिंग में क्या है, मिस्टेक है, उसको छोड़ देना। हाँ, अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव है, भवनों के को संक्षारण होता है, बिल्कुल होता है। हमारा ताजमहल प्यारा सा खराब हो गया, पेयजल भंडार दूषित होते हैं और मिट्टी की उत्पादकता क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। तो आंसर क्या होगा, ऑल। अब देखते हैं आगे, घरेलू अपशिष्ट में होते हैं, तो घरेलू अपशिष्ट में क्या ज्यादा होते हैं, घरेलू अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जीव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं। कैसे होते हैं, जीव अपघटनीय। ठीक है, चलो अगला, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है। भाई पर्यावरण के प्रति इतनी जागरूकता रखनी क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है, बताओ पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मानवीय गतिविधियों ने। जब मानवीय गतिविधियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो हमें उसके का क्या करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। तो वो यही पूछ रहा है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है, कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान हुआ है और अब हम उस नुकसान की क्या कर रहे हैं, भरपाई। अब देखो 61, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी तो क्या होगा, पृथ्वी का क्या बढ़ेगा। फिर अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बाहर तो पृथ्वी का क्या बढ़ेगा, बताओ पृथ्वी का क्या बढ़ेगा, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलूं। अब देखो विश्व व्यापार संगठन ने जिस विश्व व्यवस्था का स्थान लिया था वो कौन सी व्यवस्था है, तो गैट का इस्तेमाल लिया था, गैट का स्थान लिया था। जो 1948 से गैट चल रहा था उस गैट को किसने रिप्लेस कर दिया, WTO ने। कब रिप्लेस किया, 1995 में। कब रिप्लेस किया, 1995 में। अभी मुझे एक बार बताओ 573.72 बिलियन डॉलर है क्या हमारा, ये आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, वैश्वीकरण एक आर्थिक परिघटना है, इसकी शुरुआत 1985 में हुई, नहीं। पश्चिमीकरण के समान है, नहीं, ये एक बहुआयामी परिघटना है, सही बात है। इसका बहुत सारा क्या पड़ा है, अलग अलग क्षेत्रों पे इफेक्ट पड़ा है, तो ये सिर्फ आर्थिक परिघटना नहीं है, इसका अलग अलग क्षेत्रों पर क्या पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। अगला देखो, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सी बात सही है, तो वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है, वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, या फिर वैश्वीकरण एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। नहीं, इसका सबसे बड़ा बात क्या है कि वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण कारण क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण ही क्या बढ़ा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, तो याद रखना, कल पूछूंगी। फिर अगला देखो, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, होता है मूल्यों का संघर्ष। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, मतलब कम है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो दिए गए चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन यही है। देखो, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से नहीं होता है, कल्चर का भी बहुत ज्यादा क्या होता है, आदान प्रदान होता है, मूल्यों का संघर्ष होता है, और वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण नहीं है, सेवाओं का महत्व भी बहुत है। तो सही आपका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया, 4th। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करंट के क्वेश्चन आ गए। वैश्वीकरण और से आपको थोड़ा क्या मिला है,
छुट्टी मिला है। अब देखो राजस्थान स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी जो है वो कब जारी की गई है? तो राजस्थान राजीव स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया है? गौर से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्च की गई थी आपके 22 नवंबर 2019 को। कब लॉन्च की गई है? 22 नवंबर 2019 को। अब मुझे बताओ 29 नवंबर 2022 को आपने कौन सी स्कीम याद की थी? ये आप मुझे टाइप करके दोगे। और याद रखो कि राजीव स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी कब आई है आपकी? 22 नवंबर 2019 में 2019 में। अब देखो राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी विगत 3 वर्षों में कितनी औसत वृद्धि दर रही है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे कितने परसेंट पर रही है? 9.68% पर रही है। कितने पर रही है? 9.68%। तो एक बार रुक के पहले टाइप करो कि 22 नवंबर 2019 को कौन सा पॉलिसी और 9.68% क्या है? ठीक है, चलो आगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला द्वारा राज्य के कितने जिलों में स्टार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ? स्मार्ट शाला है ये, ठीक है, ये स्मार्ट शाला है। कौन सी शाला है ये? स्मार्ट शाला। स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया। तो ये कितनी ऐसी स्कूल थी जिसके अंदर ये शुरू किया गया था शिक्षा मंत्री जी द्वारा? तो कितनी स्कूलें थी? 8। कितनी थी ये? 8। तो याद रखोगे, तो पहला याद रखोगे कि 22 नवंबर 2019 को कौन सी पॉलिसी लॉन्च हुई है। फिर क्या याद रखोगे कि 9.68% क्या है। और फिर याद रखोगे कि स्मार्ट शाला प्रोग्राम मंत्री जी ने कब लॉन्च किया है? 21 मार्च 2023 को उन्होंने कितनी जगह पर लॉन्च किया है? 8। कितने? 8 जिलों में लॉन्च किया है। अब चलते हैं आगे। राजस्थान सरकार ने राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो किस देश के साथ सहयोग किया है? फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है? फ्रांस। अब फिर से रुकते हैं, 22 नवंबर 2019 की पॉलिसी टाइप करो, 9.68% टाइप करो, और ये भी बताओ कि 21 मार्च 2023 से स्मार्ट शाला प्रोग्राम, कौन सा शाला प्रोग्राम? स्मार्ट शाला प्रोग्राम मंत्री जी ने कितने जिलों से लॉन्च किया है? और आपका वानिकी और जैव विविधता में मदद कौन कर रहा है? फ्रांस। ठीक है, अगला देखो, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो वो पूछ रहा है कि बताइए ओवरऑल रैंकिंग बताओ हमें कि राजस्थान कितने नंबर पर रहा है। तो राजस्थान कितने नंबर पर रहा है? 3rd नंबर पर रहा है राजस्थान। कितने नंबर पर रहा है राजस्थान? 3rd। ना फर्स्ट आया है ना सेकंड आया है, कितने नंबर पर आया है? 3rd। अब अगला क्वेश्चन देखो, PM श्री योजना याद है ना, पहले भी दी थी। तो अब आपको बताना है कि PM श्री योजना में जो पहले चरण में 402 स्कूलें आई है ना, उसमें मैक्सिमम 28 स्कूलें कहाँ से ली है? तो मैक्सिमम 28 स्कूलें कहाँ से ली हैं? आपके जयपुर से ली है। कहाँ से ली है? जयपुर से। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, PM श्री योजना के तहत स्कूलों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 2-2 करोड़। कितना दिया जाएगा? 2 करोड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो पहली चीज याद रखोगे कि PM श्री योजना का फर्स्ट स्टेज 402 स्कूल्स को शामिल किया गया है, उसमें भी मैक्सिमम 28 किसकी है? जयपुर की। और कितनी वित्तीय सहायता देनी है आपको? 2-2 करोड़ वित्तीय सहायता देनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सुंदर कांति जोशी पुरस्कार से 3 अप्रैल 2023 को किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये तीनों हैं, सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा और पर्ल बनावत। तो अब क्या याद रखना? सुमन और सिद्धि और पर्ल। अब देखो आगे नाम भी क्या लिखा हुआ है आपका? सुंदर। तो याद रख लेना कि सुंदर वाला जो प्राइज है वो किस किस को दिया है? सुमन को, सिद्धि को और पर्ल को, है ना। पर्ल माने मोती भी होता है। तो इन तीनों को मिला है। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की जिन हस्तियों को 5 अप्रैल 2023 को पद्मश्री से सम्मानित किया, उसमें किसका संबंध उसके कार्य क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? अब देखो है तो सारे ही, लेकिन किसका कार्य क्षेत्र गलत मैच है? तो मोहम्मद हुसैन का गलत है।
मोहम्मद हुसैन है ना, उनका संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से है। किससे है? मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन दोनों का संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से है। मूलचंद लोढ़ा को मिला है आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए, और लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को मिला है जल संरक्षण की चौका पद्धति से। तो पहला चारों नाम याद रखोगे, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। और मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन दोनों का संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से। कल पूछूंगी मैं जब आऊंगी तब। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने शहरों में GIS आधारित 3D सिटी विकसित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव को 20 मई 2023 को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। तो आज का होमवर्क कि ये 4 सिटीज कौन सी है, उसका आप कमेंट बॉक्स में क्या टाइप करेंगे? नाम टाइप करेंगे। और ऐसे करते करते लास्ट पेज आ गया। आज के टॉपिक टफ थे, अर्थव्यवस्था के बहुत टफ थे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बार बार ढंग से बहुत अटेंटिव तरीके से देखें, करंट को भी देखें, ताकि कल मैं आपसे वापस ये क्वेश्चन क्या कर सकूं, याद करवाकर। आज आपने याद किए हैं, कल मैं आपसे क्या करूंगी, वापस ये पूछूंगी। और मेजर टेस्ट सीरीज जो है वो 19 तारीख से आपकी कहाँ अपलोड होगी? पहले ऐप पर अपलोड होगी। जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो फिर से टेस्ट सीरीज को क्या करे? ज्वाइन करे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय।